नमस्कार। मैं सरवण कुमार अपने YouTube चैनल स्टार जीएस हब में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन कर रहे थे वो विषय था पॉलिटी, संविधान। और संविधान में हम लोगों की जो आज की कक्षा चलेगी वो चलेगा जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक होगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सप्रेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोगों को क्या क्या जानना है, पहले इस मुद्दे पे हम बता दें। और ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या हम लोगों को वैश्विक धरातल पे किस स्तर से है, और क्या भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग जानेंगे, ये जानेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है और इसको किसने दिया था, क्या है और किसने सिद्धांत को दिया, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। दूसरी बात हम लोग इसमें ये जानेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर के होने से जिस देश में सेपरेशन ऑफ पावर है उस देश में सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से लाभप्रद साबित होता है, यानी कि इसके लाभ क्या क्या है। फिर हम लोग देखेंगे, लाभ देखने से पहले एक बार हम लोग इसकी विशेषता देख लेंगे कि क्या है इसकी विशेषता। फिर हम लोग जानेंगे कि इससे लाभ क्या हो सकते हैं। अगर सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्णतः लागू किया जाए किसी राष्ट्र में तो राष्ट्र किन किन समस्याओं से ग्रसित हो सकती है, हानियां इसके क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ तक है, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ तक दिखाई देता है, कहाँ तक दिखाई देता है। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि भारत में जो भी स्थिति दिखाई देता है, विविध पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जो भी दिखाई देता है, क्या अगर पूर्णतः दिखाई देता है तो क्यों पूर्णतः दिखाई देता है, तो किस किस तरह से भारत में समस्याएं हो रही हैं, या पूर्णतः नहीं है तो क्यों पूर्णतः नहीं है, इन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर क्या है और इस सिद्धांत को कौन लेकर के आ रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। पहले हम लोग इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर में, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर में ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने का जो काम किए थे वो फ्रेंच के रहने वाले एक विधि शास्त्री थे। और फ्रेंच के रहने वाले जो विधि शास्त्री थे उनका नाम बताया जाता मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू महोदय जी ने इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए हैं, इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस शक्ति को वो पृथक करने की बात कर रहे हैं, किस शक्ति को वो अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो फ्रेंच के विधि शास्त्री थे, जरा इनको हम लोग देख लेते हैं कौन है। ये सेपरेशन ऑफ पावर को मैं एसओपी यहाँ लिख दिया हूं। सेपरेशन ऑफ पावर को प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति हैं, प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। उनका नाम हम लोग देख लेते हैं मॉन्टेस्क्यू। और ये मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे, तो ये फ्रेंच के विधि शास्त्री थे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो फ्रेंच के विधि शास्त्री मॉन्टेस्क्यू हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लाई थी, अपनी, तो अपने पुस्तक में ही इसकी चर्चा किया है, सेपरेशन ऑफ पावर की चर्चा किया है। और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। हम लोग जानते हैं जिस शक्ति की पृथक्करण की वो बात की है, वो शक्ति क्या है, वो शक्ति ये है। अभी हम लोग देखते हैं जो हम लोगों की शासन सत्ता का संचालन होता है, हम लोग सरकार देखते हैं, सरकार। तो सरकार जो होती है केंद्र स्तर पे हम लोगों के यहाँ, एक राज्य स्तर पे। तो ये कंप्लीट सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के जो हाथ पैर होते हैं,
तो सरकार के हाथ पैर कौन कौन से हैं? तो सरकार के पास 3 समझिए अभिन्न अंग हैं। एक अभिन्न अंग का नाम आता है विधायिका। दूसरे अभिन्न अंग का नाम आता है कार्यपालिका। और तीसरे अभिन्न अंग का नाम आता है न्यायपालिका। इसी शक्ति को अलग अलग करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है, मॉन्टेस्क्यू महोदय जी का कहना यह था कि किसी लोकतंत्र को अगर संचालित करना है तो जो उसके सरकार के हाथ पैर हैं, जो उसके सरकार के अंग हैं, उन सरकार के अंगों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। अगर विधायिका है तो विधायिका के पास जितनी सारी पावर है उसको उसके पावर का इस्तेमाल करने दिया जाए। उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका जा करके हस्तक्षेप ना करें। फिर वो ये कहते हैं कि जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका को ही करने दिया जाए, उसमें विधायिका को और न्यायपालिका को जा करके हस्तक्षेप करने ना दिया जाए। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो न्यायपालिका का काम है उसे केवल न्यायपालिका को ही करने दिया जाए, उसमें कार्यपालिका और विधायिका को ले जा करके हस्तक्षेप करने का अधिकार न दिया जाए। ऐसा उन्होंने कहा, यानी तीनों शक्ति को अलग अलग करके रख दिया जाए और तीनों शक्ति को अपने अपने अंदाज में काम करने दिया जाए। तो विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका जो होती है, ये विधायिका अगर केंद्र के स्तर पे देखा जाएगा तो पूरे भारत देश को लागू करने के लिए कानून का एक खाका तैयार करेगी, विधेयक तैयार करेगी। और कार्यपालिका क्या करेगी? उस कानून के खाका पे या विधेयक पे अपना सहमति देगी, मोहर मारेगी, और जैसे सहमति देगी वैसे कानून पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। और कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है अपने अंदाज में। न्यायपालिका क्या करती है? अगर विधायिका किसी विधेयक को बना रही है और वो विधेयक हमारे देश के संवैधानिक गतिविधियों का पालन नहीं कर रहा है, या कार्यपालिका वो किसी विधेयक को लागू कर रही है, उसे उसके लागू कराने की जो तकनीकी है, जो तरीका है, वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो इन दोनों परिस्थितियों में न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका के बनाए हुए विधेयक को या कार्यपालिका द्वारा लागू किए हुए तरीके को रद्द घोषित कर देती है। इतनी पावर होती है। यानी एक शब्द में समझेंगे तो विधायिका का काम क्या है? कानून का खाका तैयार करना, यानी विधेयक तैयार करना। कार्यपालिका का काम क्या है? उस कानून को देश में लागू करा देना। ये केंद्रीय स्तर पे मैं बता रहा हूँ, यही प्रक्रिया राज्य स्तर में भी चलता है। और न्यायपालिका का काम क्या है? अगर इसके बनाने में या इसके लागू करने में कोई दिक्कत है, जो संविधान के का वायलेशन कर रहा है, संविधान का हनन कर रहा है, लोकतंत्र की अवधारणा से मेल नहीं खा रहा है, ऐसे कानून को ये फटाफट क्या करेगी? रद्द घोषित कर देगी। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय जी ये कहते हैं कि जो इनका काम दिया गया बस इन्हीं को करने दिया जाए, जो इनको काम दिया गया बस इनका काम करने दिया जाए, जो इनको दिया गया बस इनको करने दिया जाए। यानी कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करने ना जाए। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। इसी को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। यानी एक भाषा में हम लोग समझेंगे तो एक भाषा में हम लोगों को क्या देखना है इसके बारे में? ये देखना है कि जो सरकार है और जो सरकार के 3 अंग हैं, वो तीनों अंग स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्यों का संचालन करें। मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर की मैं विशेषता बता रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर की विशेषता क्या है? पहली विशेषता, तो विशेषता में हम समझेंगे, इसकी विशेषता में हम लोग यही समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझेंगे कि सरकार के जो 3 अंग हैं, ये तीनों अंगों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। कोई अंग एक दूसरे के काम में जा करके दखल अंदाजी ना करे। पहली विशेषता क्या है? कि सरकार के तीनों अंगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने
दिया जाए। कौन से 3 अंग हैं इसके? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून का खाका बनाना या विधेयक तैयार करना। कार्यपालिका का काम क्या है? उस कानून को अपने तरीके से लागू करना, अपने पावर के हिसाब से लागू करना जो संविधान जिस हिसाब से कहता है। और न्यायपालिका का काम क्या है? इसके बनाने में या इसको चलाने में अगर दिक्कत आ रहा है तो संविधान का अगर उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका क्या करेगी? बनाए हुए कानून को रद्द कर देगी, या लागू करने में अगर दिक्कत आ रही है तो लागू की हुई कानून को रद्द कर देगी। तो ये पावर दिया गया है। विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में की विशेषता को अगर पहला देखा जाए तो सरकार के तीनों अंगों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, ये सेपरेशन ऑफ पावर की पहली विशेषता। दूसरी बात यह है कि कोई भी अंग, जैसे होता क्या है, विधायिका के पास काम ज्यादा हो गया, कह देगा भैया कार्यपालिका तुम कर दो। न्यायपालिका से कार्यपालिका कहेगा थोड़ा मेरा काम कर दो, कार्यपालिका न्यायपालिका से कहेगा, कार्यपालिका विधायिका से कह सकता। तो सेपरेशन ऑफ पावर की दूसरी विशेषता हम लोग ये जानेंगे कि जो काम करने के लिए जो अपने काम को दूसरे को सौंपने का जो जिम्मेदारी आ रही है, ऐसा काम ना किया जाए। यानी जो इनको काम दिया गया ये अपने पूरी काम को करें, इसके और इसके भरोसे ना बैठे रहे। जो इनको दिया गया है वो अपने पूरी ड्यूटी को करें, इसके और इसके भरोसे ना बैठे। और जो इनको काम दिया गया है वो अपनी पूरी काम को ईमानदारी से करें, इसके और इसके भरोसे ना बैठे। यानी कि दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी अंग दूसरे अंग को अपना कार्यभार ना सौंपे। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो सकती है? कोई भी अंग किसी दूसरे अंग को अपना कार्यभार ना सौंपे। ये दूसरी विशेषता, यानी जिनको जो काम दिया गया है वो कंप्लीट अपना काम करें। ठीक। तीसरी विशेषता सेपरेशन ऑफ पावर की क्या होगी? मॉन्टेस्क्यू महोदय क्या कह रहे हैं कि तीनों लोगों को भाई अलग अलग काम करना चाहिए। तो तीसरी विशेषता क्या सोच सकते हैं? सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। दूसरी बात क्या है कि कोई भी अंग किसी दूसरे अंग को अपना काम नहीं देगा, खुद काम करेगा। और तीसरी विशेषता हम लोग इसका ये जानेंगे कि कोई भी अंग अगर अपना काम कर रहा है तो कोई दूसरा अंग जा करके उसमें हस्तक्षेप न करे। विधायिका अगर काम करे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जाकर हस्तक्षेप न करे, भैया तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा ना करो। या कार्यपालिका अपना काम कर रही है तो विधायिका और न्यायपालिका जाके हस्तक्षेप न करे। न्यायपालिका अपना काम कर रही है तो कार्यपालिका विधायिका जाके न हस्तक्षेप करे। यानी तीसरी विशेषता क्या है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का? तीसरी विशेषता कि कोई भी अंग किसी दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। कोई भी अंग किसी दूसरे के अंगों में जाकर हस्तक्षेप ना करें। ये तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता क्या है कि भले सब लोगों को स्वतंत्र छोड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन वो ये कर दे, कानून बना, जो मन वो जिस तरह से मन करे उस तरह से लागू करें, या जिस तरह से मन करे उस तरह से ये जाके इन सबको धमकीबाजी की काम करें, ये मतलब नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो विशेषता है, स्वरूप है, उसकी विशेषता में अगर एक विशेषता को हम देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि भले इन अंगों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है, लेकिन ये अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन जब करेंगे तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन टोटल का टोटल संविधान के अनुसार करें। यानी कि इनका काम काज जो होगा वो संविधान की मूल भावना से मेल खाए, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता और लोकतंत्र की अवधारणा बनी रहे। यानी कि हम इसमें अगली विशेषता क्या देख सकते हैं कि हर अंग अपना कार्य संविधान के अनुसार करें, संविधान के
अनुसार करें। सेपरेशन ऑफ पावर की ये कुछ विशेषताएं जानना हम लोग। सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत को देने का काम कोई कौन किए? मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू क्या कह रहे हैं? मॉन्टेस्क्यू ये कह रहे हैं कि सरकार के जितने सारे अंग हैं, ये सारे अंग अपने काम को अलग अलग अंदाज में करें। तीनों अंग जो होंगे वो स्वतंत्र रूप से काम करें, ये मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं। कोई भी अंग किसी दूसरे अंग को अपना काम काज न दे, और ये कह रहे हैं कोई भी अंग किसी दूसरे अंग में जाके हस्तक्षेप न करे, किसी प्रकार की समस्या और अड़चन न पहुंचाए। और मॉन्टेस्क्यू महोदय एक बात और कह रहे हैं कि हर अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस राष्ट्र के पवित्र ग्रंथ संविधान के अनुसार करें। ये मॉन्टेस्क्यू महोदय कह रहे हैं अपने सिद्धांत में। जो पृथक्करण का सिद्धांत हो यही है। अब इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देखते हैं, अगर हम लोग लागू कर देते हैं, अगर मॉन्टेस्क्यू महोदय जी कह रहे हैं तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या सोच के कहा है, क्या उससे फायदा हो सकते हैं, क्यों उन्होंने कहा, तो हम लोग देखते हैं कि इस सेपरेशन ऑफ पावर के क्या क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। तो हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगले मुद्दे पे हम लोग देखते हैं। अगले मुद्दे को, अगला जो मुद्दा हम लोगों का ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इस सेपरेशन ऑफ पावर के पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो सकते हैं? क्या सोच के उन्होंने कहा था मॉन्टेस्क्यू ने कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग काम करें, कोई अंग किसी दूसरे अंग में हस्तक्षेप ना करे, कोई अंग किसी अंग को अपना कार्यभार न दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर अंग संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वो इसलिए कह रहे हैं, सपोज करिए जो सरकार है, वो सरकार अगर विधायिका का काम केवल कानून बनाने का है, कार्यपालिका का काम केवल कानून को लागू करने का है, न्यायपालिका का काम केवल न्याय देने से है, तो राष्ट्र में कोई भी अंग अगर किसी दूसरे अंग में नहीं जाके हस्तक्षेप कर रहा है, हर अंग अपने संविधान के अनुसार काम करेंगे, तो जो सरकार होगी वो सरकार अपनी तानाशाही को नहीं दिखा सकती है। यानी कि पहला बात तो ये साबित होगा कि राष्ट्र में तानाशाही कम हो जाएगा, सरकार की तानाशाही कम होगा, सरकार की तानाशाही कम होगा। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे, अगर मान लीजिए सरकार की तानाशाही कम हो गई, सब लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर अपने अपने काम को कर रहे हैं, मिली भगत का काम करना बंद कर दिए, पावर जो जोड़ करके अपनी पावर शक्ति का दुरुपयोग करना बंद कर दिए, तो सरकार जो होगी उसकी गर्मी शांत हो जाएगी, वो गर्म नहीं होगी, यानी उसकी तानाशाही कम हो जाएगी। और जब सरकार की तानाशाही कम हो जाएगी तो एक बात बताइए, सरकार जब अपनी तानाशाही को कम कर देंगी तो उसके भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक होंगे, उन नागरिकों को जो स्वतंत्रता दिया गया है, उस स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार अवैतनिक काम नहीं कर रही है। यानी कि जो नागरिक होंगे उन नागरिकों को क्या होगा, नागरिकों के स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। अब ये बताइए, अगर नागरिक स्वतंत्र होंगे तो नागरिक क्या होंगे, खुश होंगे। अगर लोग खुश हो गए, जनता खुश हो गई, तो लोकतंत्र में अगर जनता खुश हो गई तो जनता और सरकार के बीच समन्वय अच्छा होगा ना। और जब सरकार और जनता के बीच समन्वय अच्छा होगा तो शासन और प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाया जाएगा। जब शासन और प्रशासन अच्छे ढंग से चलेंगे तो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी और वैश्विक धरातल पे हमारा राष्ट्र एक अपना अलग पहचान बना लेगा। यानी कि नागरिकों को स्वतंत्रता का बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बात हमको ये देखना है, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को लेते हैं तो तीसरी इसकी फायदा ये होगी कि हर अंग को जब कहा गया कि भैया तुम अपना काम करो और सारे सरकार के अंग अपने अपने काम से ही काम में मतलब रखेंगे,
कोई दूसरे के यहाँ जा करके इधर उधर की कामकाजी की बात नहीं करेगा। कार्यपालिका विधायिका में ना जाए, विधायिका न्यायपालिका में ना जाए, न्यायपालिका कार्यपालिका में ना जाए, कार्यपालिका न्यायपालिका में ना जाए। तो सब जब अपने अपने काम से मतलब रखेंगे तो उनके काम करने में पारदर्शिता आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। यानी कि एक चीज ये साबित होता है, अगर सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाते हैं तो सरकार के अंग जब स्वयं के कार्यों पे बल देंगे तो इससे क्या होगा, अंगों के अंदर पारदर्शिता आएगा। यानी कि एक चीज हम लोगों को ये साबित हुआ इसका पॉजिटिव थिंकिंग कि सरकार के अंग स्वयं के कार्यों पर बल देंगे तो उनके अंदर पारदर्शिता आएगा। यानी कि जब उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गया तो एक बात साबित हो जाएगा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। यानी उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस आ गया तो वो राष्ट्र जो होगा वो राष्ट्र लगातार बढ़ते हुए चला जाएगा। क्योंकि सरकार को कमजोर होना, राष्ट्र को कमजोर होना, अर्थव्यवस्था को कमजोर होना, तानाशाही आना, दंगे फसाद और सांप्रदायिक हिंसक दंगे होना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन समुचित ढंग से और संविधान के अनुसार नहीं करता। हर व्यक्ति अपने पावर का दुरुपयोग करता। अगर हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाते हैं तो हर सरकार अपने काम से ही काम रखेगी। हर सरकार के अंग विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, अपने काम से काम ही रखेगी। और जब अपने काम से काम रखेगी तो उनके काम में गुणवत्ता आएगा, यानी कि पारदर्शिता आएगा, और वो जनता के प्रति, संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाएंगे, यानी उत्तरदायित्व की भावना उनके अंदर आएगा। इसके अलावा देखते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की जो अगली बात है वो ये है कि अगर हम सरकार की तानाशाही इससे कम हो रही है, नागरिकों में स्वतंत्रता बढ़ रही है, सरकार के अंग स्वयं के काम पे सिर्फ बल दे रहे हैं, उनके अंदर पारदर्शिता आ रहा है, जवाबदेही आ रहा है, तो एक बात बताइए, जो जनता है उस जनता में यानी जो जन विश्वास है वो जन विश्वास क्या होगा, जन विश्वास बढ़ेगा। जनता में विश्वास बढ़ेगी, सरकार के प्रति बढ़ेगी, तो जनता सरकार के साथ मिल करके भागीदारी लेगी, सरकार के कार्यों में अपना हाथ बटाएगी। और इससे होगा क्या, इससे लोकतंत्र जो होगा वो लोकतंत्र धीरे धीरे अग्रसित होता चला जाएगा। और जो मेरा राष्ट्र होगा उस राष्ट्र की साख जो होगी वो साख बरकरार रहेगी, एकता और अखंडता बना रहेगा, किसी तरह के सांप्रदायिक हिंसक दंगे नहीं होंगे जो राष्ट्र की एकता और अखंडता पे चोट पहुंचाएं। यानी कि हम सेपरेशन ऑफ पावर को लेते हैं तो जन विश्वास की अवधारणा जो होगा वो बढ़ेगा। इसके अलावा अगर सेपरेशन ऑफ पावर की अवधारणा को अपनाया जाए तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो ये है कि जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका जब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो न्यायपालिका जन के समस्याओं को आसानी से समझ सकती है, आसानी से किसी तरह के न तो उसके ऊपर कार्यपालिका का दबाव जाएगा, न तो उसके प्लस ऊपर विधायिका का दबाव जाएगा। और जब कार्यपालिका का भी दबाव न्यायपालिका पे नहीं जाएगा, विधायिका का भी दबाव न्यायपालिका पे नहीं जाएगा, तो न्यायपालिका निष्पक्ष होगी और निष्पक्ष रूप से वो न्याय देना शुरू कर देगी। जब निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका न्याय देने लगेगी तो उसके निष्पक्ष न्याय से भी समाज में समरसता का विस्तार हो जाएगा, सरकार के और जनता के बीच समन्वय स्थापित हो जाएगा। अभी न्यायपालिका अगर कोई डिसीजन दे, कार्यपालिका जाकर हस्तक्षेप कर दे, विधायिका हस्तक्षेप कर दे, तो न्याय समुचित ढंग से नहीं मिल पाएगा, यानी कि न्याय में निष्पक्षता नहीं दिखेगा। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर को अगर हम लेते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर को लेने में हम लोगों को क्या होगा, जन विश्वास बढ़ेगा और न्यायपालिका जो होगी उस न्यायपालिका का न्याय निष्पक्ष होगा। यानी कि न्यायपालिका अगली काम देखते हैं
न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय को बढ़ावा देगी, निष्पक्ष न्याय को बढ़ावा देगी, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर किसी का न तो विधायिका का दबाव है और ना ही कार्यपालिका का दबाव है। तो न्यायपालिका ये क्लियर है कि वो निष्पक्ष रूप से न्याय देगी। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो एक बात आप बताइए, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर में जो हमने बताया कि सारे अंग अलग अलग काम कर रहे हैं, सरकार की तानाशाही कम हो जा रही है, स्वतंत्रता नागरिकों को मिल रही है, हर अंग अपने काम पे ही सिर्फ ध्यान दे रहा है, इधर उधर नहीं दे रहा है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी है, ट्रांसपेरेंसी भी उसके अंदर आ रहा है, जिससे जनता के अंदर विश्वास बढ़ रहा है। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि सब अंग को अलग अलग काम करने की वजह से न्यायपालिका पे न तो विधायिका का दबाव है न ही कार्यपालिका का दबाव है। तो न्यायपालिका निष्पक्ष जब न्याय दे रही है तो एक बात बताइए, लोकतंत्र में जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा है, वो विकेंद्रीकरण की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि जो विकेंद्रीकृत अवधारणा है हम लोगों का, विकेंद्रीकरण का, यानी कि विकेंद्रीकरण की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ये अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को लेते हैं तो कुछ ऐसे हम लोगों की इसके पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर लाभदायक है तो उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो अब हम लोग समझने चल रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के निगेटिव थिंकिंग क्या क्या है। अभी तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग देख लिया कि ये फायदे ऐसे ऐसे हो रहे हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। इसके पहले हमने परिभाषा देखा, विशेषता देखा, पॉजिटिव देखा। अब हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अगर पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो राष्ट्र किस तरह से चलेगा, राष्ट्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग देखते हैं इसके निगेटिव थिंकिंग क्या है, निगेटिव पहलू, इसके नकारात्मक तथ्य क्या क्या है। ये बताइए, अगर हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूर्णतः लागू कर दें तो उसमें क्या कहा गया, विधायिका केवल विधायिका अपने कानून विधेयक बनाने में मस्त रहेगी, कार्यपालिका केवल कानून को लागू कराने में मस्त है और न्यायपालिका न्याय देने में मस्त है। ठीक, हम सेपरेशन ऑफ पावर को पूरा लागू कर दिया तो विधायिका अगर किसी विधेयक को दे रही है तो कार्यपालिका जरूरी नहीं उसको कानून बना के लागू कर देगी। हो सकता है कि कार्यपालिका का हम नहीं करेंगे, हम अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, या न्यायपालिका उसमें अड़चन फंसा दे रही है, समस्या जटिल हो जाएंगे। मनोभाव अगर बदल गया तो एक समस्या आ जाएगा। पूर्णतः अगर हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू कर देते हैं तो सरकार के जो तीनों अंग हैं वो तीनों अंग अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विधायिका सोचेगा हम सबसे बड़े हैं, कार्यपालिका सोचेगा हम सबसे बड़े हैं और न्यायपालिका सोचेगा हम सबसे बड़े हैं। यही कारण है कि तीनों अंगों के बीच बार बार संघर्ष हो जाएगा। जैसे यूएसए में ऐसा बार बार देखा जाता है, यूएसए सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर चलता है, वहां सीनेट प्रेसिडेंट से बीच में बार बार विवाद और मतभेद देखे जाता है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति अपने आप को दादा समझ रहा है, कांग्रेस अपने आप को दादा समझ रही है, न्यायालय अपने आप को दादा समझ रही है। अब जब सब कोई दादे बनने की कोशिश करेगा तो राष्ट्र को कैसे संचालित किया जाएगा। इसीलिए इसकी पहली समस्या क्या हो सकती है कि अगर हम पूर्णतः इसको लागू कर देते हैं, अगर सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्णतः लागू किया जाए, लागू कर दिया जाए तो सरकार के अंगों में संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि सब अपने आप को ही नवाब को बनने की कोशिश करेंगे और राष्ट्र के हित के लिए काम नहीं हो पाएगा। हर अंग सोचेगा कि हमारे ही वजह से सब कुछ हो रहा है। तो पहली समस्या यह है, राष्ट्र इससे कमजोर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी लोकतंत्र अगर है तो लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका से ज्यादा स्थान विधायिका रखती है, क्योंकि जनता जिस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ी रहती है वो विधायिका होती है। जनता वोट देती है, वो सांसद और विधायकों का चुनाव करती है। वही सांसद और विधायक जो होते हैं केंद्र और राज्य के स्तर पे सरकार के रूप में काम करते हैं।
प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो जनता के सीधे डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि हैं। डायरेक्ट जनता चुनाव करती है सांसदों का। सीएम जो बन रहे डायरेक्ट जनता चुनाव करती है विधायकों का। लेकिन कार्यपालिका के जो अंग हैं, जो लोग हैं, और न्यायपालिका के जो लोग हैं वो जनता के ही तो द्वारा चुने रहते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली रहते हैं, डायरेक्ट उनका जनता से कनेक्शन नहीं होता। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में लोकतंत्र देश होने के नाते एक बात तो ये जरूर बनता है कि लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका का और न्यायपालिका से ज्यादा कुछ स्थान विधायिका का होना चाहिए, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से मेल नहीं खा रहा। यहाँ सबको बराबर हम लोग रख दे रहे हैं। तो एक बात यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि लोकतंत्र में विधायिका को सर्वोच्च होना चाहिए। लोकतंत्र में विधायिका को सर्वोच्च होना चाहिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर में नहीं दिखता। सेपरेशन ऑफ पावर में नहीं दिखता। तीसरी क्वालिटी हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए हानिकारक साबित होता है। तीसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम कंप्लीट रूप से तीनों अंगों को अलग अलग कर देते हैं तो जो न्यायालय है, न्यायालय, उस न्यायालय का राजनीतिकरण हो जाएगा। कार्यपालिका सिर्फ अपना काम कर रही है, विधायिका अपना काम कर रही। विधायिका क्या की कानून बनाने में मस्त है, विधेयक बनाने में। कार्यपालिका क्या है, उसको लागू कराने में मस्त है। न्यायपालिका न्याय के देने में मस्त है। तो होगा क्या, समस्या ये हो जाएगा कि कार्यपालिका और विधायिका के काम को न्यायपालिका बार बार क्या करेगी, हस्तक्षेप करने लगेगी कि भैया आपका कानून गलत जा रहा है, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं। इससे तीनों अंगों के मध्य क्या होगा, संघर्ष छिड़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को या विधायिका न्यायपालिका को किसी अंदाज में उसकी पारदर्शिता को क्या करेगी, कुछ उसकी पारदर्शिता का हनन करने की कोशिश करेगी। तो न्यायपालिका का राजनीतिकीकरण हो सकता है, राजनीतिकरण हो सकता है न्यायपालिका का। यानी न्यायपालिका हो सकता है संविधान के अनुसार अपने कर हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे ऐसा ही होगा, हम ये नहीं कह रहे सब जज करप्ट हैं। हो सकता है कि न्यायपालिका भी करप्ट राजनीतिकरण की तरफ अग्रसित हो जाए, उसको भी वोट बैंक की राजनीति में दिलचस्पी लगे, क्योंकि वो विधायिका के बनाए गए विधेयक को रद्द कर दे, कार्यपालिका के बनाए हुए लागू किए हुए कानून को रद्द कर दे। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर को अगर हम पूर्णतः लागू करेंगे तो न्यायपालिका की तानाशाही बढ़ सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर तीनों अंग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो न्यायालय का राजनीतिकरण हो जाएगा। यानी कि तीनों अंग स्वतंत्र हो जाएं तो न्यायालय का, यानी कि न्यायपालिका का, न्यायालय का राजनीतिकरण हो सकता। इसलिए हम सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं पूर्णतः लागू करते। और अगली बात इसमें हम लोग ये देखेंगे, अगर सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्णतः लागू कर देते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्णतः लागू करने में क्या होगा। एक बात बताइए, अगर पूर्णतः हम लागू कर दिए तो सरकार के अंगों में संघर्ष छिड़ गया। लोकतंत्र में विधायिका को सर्वोच्च होना चाहिए, सच बात है। और तीनों अंग के बीच जो है अगर स्वतंत्रता दिखा दिया जाए तो न्यायालय का राजनीतिकरण हो जा रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर को अगर पूर्णतः हम लागू कर दें तो सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्णतः लागू करने से एक बात तो सही होगा साबित कि जो राष्ट्र होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता प्रभावित हो सकती है। और एक चीज और हम कह सकते हैं कि अगर पूर्णतः इसको लागू कर देते हैं तो जन जो होगा, जन विश्वास में कमी, ऐसे हम कह सकते हैं कि तीनों अंगों के मध्य संघर्ष से, तीनों अंगों के मध्य बार बार संघर्ष से जन विश्वास में कमी आ सकती है।
कैसे हो सकता है? हम सेपरेशन ऑफ पावर को पूर्णतः लागू कर दिए, सारे अंग अपने आप को सर्वोच्च शिखर घोषित करने लगे। जब सब सर्वोच्च शिखर घोषित करने लगेंगे तो बार बार उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होगा। जब बार बार उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होने लगेगा तो जो जनता होगी वो यही सोचेगी कि ये सरकार होके जब बार बार अपने डिसीजन को नहीं सही कर पा रहे हैं सब, तो हम लोगों की ये रक्षा क्या करेंगे? इसलिए जनता के अंदर विश्वास घटता चला जाएगा। और अगर जिस लोकतंत्र में उसकी जनता का विश्वास टूटता चला गया तो उस राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो जाएगी। और राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो गई, इसका मतलब राष्ट्र का जो साख है, जो विश्वास है, वो साख और विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। और वैश्विक रंगमंच पे जब वो देश जाएगा, जिस देश के साथ ऐसा होगा, तो वैश्विक रंगमंच पे वो राष्ट्र जो होगा उसकी पहचान अलग अंदाज में नहीं बन सकते, उसको निम्न स्तर से राष्ट्र देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अगर पूर्णतः भारत देश में लागू कर दिया जाए तो भारत देश में भी ऐसे ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि भारत देश में सेपरेशन ऑफ पावर कहां तक लागू है, कहां तक सेपरेशन ऑफ पावर लागू है, इसको नोट करिए आप लोग। और हम लोग देखते हैं भारत में सेपरेशन ऑफ पावर कहां लागू है, कहां तक लागू है। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इसको जरा हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भारत में पूर्ण रूप से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं लिया गया। अभी मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। भारत में पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखता। भारत में क्या दिखता है? भारत में जो है, भारत में फ्यूजन ऑफ पावर दिखता है। अभी ये देखेंगे हम लोग ये क्या होता है। भारत में फ्यूजन ऑफ पावर दिखता है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखता। ऐसा क्यों? और अगर सेपरेशन ऑफ पावर दिखता तो क्या होता? भारत जो देश है, उस भारत देश में हम लोग अपने राष्ट्र में पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं लिया, क्योंकि अगर हम पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर को ले लेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं क्रिएटेड होने लगेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी में कि भारत में फ्यूजन ऑफ पावर जो है, ये फ्यूजन ऑफ पावर में क्या कहा गया है, इसमें ये दिखता है एक तरह से डिवीजन किया गया है कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका, यहाँ चार्ट के माध्यम से समझिएगा। यहाँ मैं सरकार लिख देता, सरकार, और यहाँ मैं लिख देता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ हम लोग देखते हैं विधायिका, अभी हम प्रूफ भी कर रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, और यहाँ हम लोग देख लेते हैं न्यायपालिका। भारत में जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, विधायिका का कार्यपालिका से और कार्यपालिका का विधायिका से समन्वय दिखाई देता है। ये भारत में समन्वय दिखाई देता है। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, दोनों में समन्वय दिखाई देता है। वैसे काम तीनों करते हैं, इसका काम ये भी कर देता है, ये भी कर देता, इसका काम ये भी कर देता है, ये भी कर देता, इसका काम ये भी कर देता है, ये भी कर देता है। यानी तीनों एक दूसरे के काम, हस्तक्षेप भी कोई किसी में कर देता है। तो भारत जो देश है, भारत में पूर्ण रूप से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर, ऐसा कुछ है। फ्यूजन ऑफ पावर जो है भारत में, तो कैसे हम समझें कि वास्तव में भारत देश में फ्यूजन ऑफ पावर है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं भारत में फ्यूजन ऑफ पावर किस संदर्भ में देखा जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं विधायिका का काम क्या है भाई? केवल और केवल विधायिका का काम है कानून का खाका तैयार करना, विधेयक तैयार करना। लेकिन विधायिका क्या करती है, कभी कभी न्यायपालिका के कार्यों में जाकर हस्तक्षेप कर देती है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 जो है, अनुच्छेद 105 का जब प्रयोग करती है संसद, तो 105 के तहत क्या है, संसद को विशेषाधिकार दिया गया है। और संसद को विशेषाधिकार जो दिया गया है, आप एक बात जानिएगा कि संसद के पास इतना अधिकार है कि अगर संसद की मर्यादा का कोई हनन करता है, संसद के विशेषाधिकार का कोई हनन करता है,
तो संसद ऑलरेडी, सदन का जो अध्यक्ष होता है वो ऑलरेडी उस व्यक्ति को सजा सुना देता है। अगर मान लीजिए लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, और जनता के संदर्भ में भी समझेंगे, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के मतानुसार न होकर के सदस्य कोई अवैतनिक काम कर दिया, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास इतनी ताकत होती है कि वो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य के द्वारा किए गए अवैतनिक कार्य को के प्रति सजा सुना देगा, उसे जेल भेज सकता है। यानी कि विधायिका क्या करने लगी, न्याय देने लगी, इंसाफ का काम करने लगी, लेकिन काम किसका होता है, न्यायालय का होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए कार्यपालिका के एक उदाहरण पहले हम लोग समझ लेते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू कराना। लेकिन हम लोग देखते हैं कार्यपालिका क्या करती है। कार्यपालिका जब संविधान के अनुच्छेद 123 का प्रयोग करती है, और कार्यपालिका जब संविधान के अनुच्छेद 72 का प्रयोग करती है, ये सेंट्रल स्तर पे देख रहे हैं हम लोग, राज्य स्तर पे भी ऐसे ही होता है। जो केंद्रीय स्तर पे होता है, जैसे वहां पे संसद का विशेषाधिकार है, तो राज्य विधानसभाओं में राज्य विधानमंडल के पास विशेषाधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष के पास उतनी पावर है जितनी पावर लोकसभा अध्यक्ष रख रहा। विधानसभा अध्यक्ष भी किसी सदस्य के, अगर कोई सदस्य सदन की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष उस सदस्य को जेल भेजने की ताकत रखता है। या कोई आम व्यक्ति अगर सदन की मर्यादा के खिलाफ बोल रहा है, तो उस व्यक्ति को जुर्माना सुनाने के लिए अधिकार रखती है। तो ये बात हम लोग देखें। ऐसे कार्यपालिका तो केंद्र स्तर पे जैसे राष्ट्रपति करता है, ऐसे राज्य स्तर पे राज्यपाल करने की ताकत रखता है। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू कराना, लेकिन ये कर क्या रही है, 123 के तहत क्या करती है, ऑर्डिनेंस जारी कर रहा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है 123 से। और अध्यादेश क्या है, एक तरह का आदेश होता है जो 6 महीने तक कानून का काम करता है, जब तक सदन की बैठक न हो। और सदन के बैठक के बाद अगर पुष्टि हो जाता है तो जीवन भर के लिए कानून बन गया, नहीं पुष्टि होने के बाद वो रद्द कर दिया जाता है। यानी कि कार्यपालिका अनुच्छेद 123 का प्रयोग कर दिया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश क्या है, कानून का खाका तैयार करके चला रहा है, और वो काम किसका है, विधायिका का। यानी कार्यपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर दी। अनुच्छेद 72 से क्या करता है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देता है। किसी के केस के प्रकृति को बदल देगा, उसके स्वरूप को बदल देगा, छोटा कर देगा, बड़ा कर देगा, मृत्यु दंड को माफ कर देगा। ये राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति लेके चलता है, ये राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग जो करता है, वो शक्ति का प्रयोग न्याय देने का जो काम करता है, वो न्याय देने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। लेकिन कर कौन रहा है, कार्यपालिका कर रही है। तो हमने देखा विधायिका इसका काम कोई और कर दिया, कार्यपालिका का काम कोई और कर रहा है। अब न्यायपालिका को भी देख लेते। इसके अलावा भी और भी हम लोग समझ लेंगे। जो ये न्यायपालिका होती है, इस न्यायपालिका का काम है कि आप निष्पक्ष रूप से न्याय करिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इस न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं, यानी जो जजेज होते हैं, जज या कह सकते हैं न्यायाधीश, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कार्यपालिका के ही द्वारा होती है। विधायिका का भी समर्थन उसमें रहता है। यानी कि राष्ट्रपति जो जजों की नियुक्ति कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका के हाथ बटा दिया। कार्यपालिका का यहाँ काम आ गया। इसका जो वेतन और भत्ता है, इसका वेतन और भत्ता जो संचित निधि से दिया जाता है 266 से, उसका निर्धारण ये स्वयं नहीं करते हैं। इसका भी निर्धारण स्वयं नहीं करते, ये अलग से सदन द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका जिस काम को कर रही है, उसका पगार जो मिल रहा है, उस पगार को लेने निर्धारण करने वाला शख्स कोई और है। इसका मतलब इसके अंदर हस्तक्षेप करने के लिए कोई और आ गया। अगर ये इधर उधर उड़ने का काम किया तो इसके खिलाफ महाभियोग भी जारी किया जाता है। इसके ऊपर जब महाभियोग न्यायपालिका के ऊपर जारी किया जाता है, तो न्यायपालिका के ऊपर जब महाभियोग जारी हुआ, न्यायाधीशों के खिलाफ जब महाभियोग चल रहा है, तो न्यायाधीशों के खिलाफ जारी किए गए महाभियोग में होते कौन है, विधायिका के ही सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं।
कार्यपालिका का प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है, इस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जब जारी होता है तो महाभियोग जारी होने में न्यायपालिका को कहा गया भैया तुम मत आना, ये नहीं जाता है, बस विधायिका ही जाती है, चाहे सेंट्रल विधायिका हो चाहे स्टेट विधायिका हो, दोनों के निर्वाचित सदस्य जाते हैं, चाहे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा का हो, वहां के निर्वाचित सदस्य जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका के व्यक्ति को हटाया जा रहा है तो विधायिका आ रही है हटाने के लिए। यानी हम देख रहे हैं अल्टरनेट काम चल रहा है भारत में कुछ ऐसे। तो भारत में जब विधायिका का काम कार्यपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका, कार्यपालिका का विधायिका, ऐसे जब काम चल रहा है तो सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ दिखेगा? सेपरेशन ऑफ पावर, इसलिए मैंने कहा भारत में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, भारत में फ्यूजन ऑफ पावर दिखाई देता है। और ये चीजें जो है, ये चीजें हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। हानिकारक कैसे हो सकती है? मान लीजिए पहले हम देखते लाभदायक कैसे हो सकती है। जब तीनों अंग मिल करके काम करेंगे, तीनों अंगों के बीच जब समन्वय स्थापित होगा, सामंजस्य स्थापित होगा और तीनों मिल करके जब काम करेंगे तो राष्ट्र को और आगे बढ़ाएंगे। विधायिका के काम में कहीं अगर कोई समस्या आ जाती है तो कार्यपालिका सलाह दे दे, जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 आप लोग पढ़ेंगे, अभी आगे हम लोग सब पढ़ेंगे बात है। 143 में सलाह परामर्श लेने की अधिकार दिया गया। सलाह देने के लिए कौन जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाती है। यानी कि मिलजुल के सब काम करते हैं। तो मिलजुल के काम करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू का कहना एक था ये कि जिस प्रकार से शरीर के सभी अंग मिल करके शरीर के कार्यों का निर्माण करते हैं, यानी कि शरीर में के काम जितने सारे होते हैं सारे अंगों का होना जरूरी होता है। हार्ट है, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी है, किडनी अपना काम कर रही है, स्टमक अपना काम कर रहा है, पेनक्रियाज अपना काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर अपना काम कर रहा है, सब अंग अपना काम कर रहे हैं और सब अंगों को मिल करके ही काम करने से शरीर संचालित हो रही है। ऐसे मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जिस प्रकार शरीर के सारे अंगों को मिलने से शरीर का संचालन हो रहा है, ऐसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिल करके सामंजस्य स्थापित करके चलना अच्छा होगा। यानी कि विधायिका जो है विधायिका का जो काम है, ये विधायिका अपने कार्यों को करे, न्यायपालिका अपने कार्यों को करे और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये तीनों अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और तीनों मिल करके जब अपने काम को करेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये इसके लाभदायक चीज है, लेकिन हानि भी हो सकती है। मान लीजिए अगर सेपरेशन ऑफ पावर को कंप्लीट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो विधायिका समझेगा मैं सर्वोच्च आदमी हूँ, कार्यपालिका सोचेगा मैं सबसे बड़ा हूँ, न्यायपालिका सोचेगा मैं सबसे बड़ा हूँ। इससे इन तीनों के बीच बार बार संघर्ष होगा, जैसे यूएसए में होता है। और जब बार बार संघर्ष होगा तो जनता का विश्वास जो होगा सरकार से टूटने लगेगा। जब जनता सरकार से दूर होने लगेगी तो जनता का सरकार से दूर होने का मतलब ये हुआ कि जनता और सरकार के बीच खाई की दूरी हो गई। यानी कि सरकार के प्रति जनता, जनता के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व की भावना जब समाप्त हो जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल हो जाएगा, शासन और प्रशासन तंत्र व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगा, अंततोगत्वा देखा जाएगा तो राष्ट्र ही प्रभावित होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सेपरेशन ऑफ पावर कुछ हद तक दिखाई देता है, लेकिन पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। हम लोग क्या किए, अभी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को एक छोटे से शब्दों में इसको हम लोग समझने की कोशिश किए और इसको कोई बहुत विशेष तरीके से पढ़ने की जरूरत भी नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर कितनी बहुत सारी बातें हो गई। सेपरेशन ऑफ पावर बस आप जानिए क्या है। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय जी क्या कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर में कि सरकार के तीनों अंग भैया अलग अलग काम करें। इसकी विशेषता क्या है मैंने वो बता दिया, इसके क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं वो बता दिया, सेपरेशन ऑफ पावर की क्या क्या नेगेटिव चीज है वो मैंने बता दिया। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर कहां तक है, तो कुछ हद तक है, कंप्लीट नहीं है, पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई देता। भारत में फ्यूजन ऑफ पावर दिखता है। और सेपरेशन ऑफ पावर के क्यों नहीं दिखाई देता है तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया। देखें हम लोग सब एक दूसरे के अंग में जाकर के हाथ बटा रहे हैं और जब एक दूसरे के अंग में जाके हाथ बटाने लगेंगे तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का नियम जो है, सिद्धांत जो है वो पालन नहीं हो पा रहा।
इस प्रकार मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे इतनी सारी बातों को आप क्या करिएगा, सारी बातों को आप नोट्स बनाते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। अब हम लोग जो अगली क्लास में मिलेंगे, हमने कहा था पहले वैश्विक संदर्भ में चीजों को हम लोग जोड़ जोड़ के पढ़ लेंगे। तो हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटियल सिस्टम बता दिया है, हमने आपको फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम बता दिया है, और आज हमने आपको सेपरेशन ऑफ पावर बता दिया। अब हम लोगों की जो क्लास चलेगी वो स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी। तो अगली क्लास जो हम लेके आएंगे आप लोगों को, वो लेके आएंगे संविधान का निर्माण। हम लोग देखेंगे भारत में संविधान का निर्माण कैसे हो रहा, और संवैधानिक विकास का जो चीजें मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जब लेके आऊंगा तो आपको बताऊंगा। यहाँ हम लोग अगली क्लास के साथ मिलते हैं संविधान के निर्माण से। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और यहाँ जितनी सारी चीजें मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातों को ऐसे आप लिखते चलिएगा। ये काफी आपका समझिए नोटबुक ही बनता चल रहा। ये नोटबुक जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, जैसे मैं नोटबुक बनवाता हूँ कोचिंग संस्थान में, उसी तरह से मैं आपको यहाँ सारी बातों को लिखते चल रहा हूँ। सारी बातों को लिखते चलिएगा। फिर मिलते हैं मैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।